हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट इज। स्टीम पॉइंट मतलब टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। हमें कौन सा लेना है? हमें केल्विन वाला लेना है, याद रखो। आइस पॉइंट मतलब टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। हमें कौन सा लेना है? केल्विन वाला। तो हमें चाहिए एफिशिएंसी। तो सिंपल, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इज नथिंग बट 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, अब T2 क्या था? मैंने कहा था कि T2 विल बी लोअर टेम्परेचर एंड T1 विल बी हायर टेम्परेचर। सिंपल, तो ईटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 273 डिवाइड बाय T1 373। ठीक है, तो ईटा विल बी इक्वल टू 373 माइनस, देखो अब यहां से अगर एलसीएम 373 लूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 373 माइनस 273, तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 373। तो देख लेते हैं कितना, 0.3 समथिंग होगा, चेक कर लेते हैं। तो 0.28 वैसा, 100 डिवाइड बाई 373, हाँ 0.26। सो ईटा विल बी 0.268, या तो इसी को अगर परसेंटेज में लिखूं तो इंटू 100, तो ईटा विल बी इक्वल टू 26.8%। मतलब 26.8% एफिशिएंसी होगी उस इंजन की। ठीक है, नेक्स्ट, a steam engine delivers 5.4 into 10 to the power 8 joule of work per minute and services 3.6 into 10 to the power 9 joule of heat per minute। अब इसमें भी कौन सा वर्क कौन सा है? ये वाला। तो मतलब ये आउटपुट हो जाएगा हमारा वर्क कितना है? 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, इतना वर्क किया। और कितना सर्विस ले रहा था? मतलब हीट कितनी गिवन थी उसको? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल ऑफ हीट गिवन थी फ्रॉम इट्स बॉयलर हर मिनट। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन एंड हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट? सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, या तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं W अपॉन Q1, सिंपल। हाँ, तो W 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9। जब कैंसिल करेंगे तो ये 10 बच जाएगा। तो ईटा विल बी इक्वल टू 54 अपॉन 360 हो जाएगा, राइट? सॉल्व कर लेते हैं। 54 अपॉन 360 0.15, कितना हो जाएगा? 0.15। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईटा क्या हो जाएगा? 15%। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी? 15%। 15% एफिशिएंसी होगी उस इंजन की। अच्छा, तो कितनी हीट लॉस कर रहा होगा? ऑब्वियसली ज्यादा हीट लॉस कर रहा होगा, राइट? कितनी हीट लॉस क्या आएगी? Q2 इज नथिंग बट हीट लॉस। कितनी होगी? Q1 माइनस W। ऑब्वियसली Q1 टोटल हीट थी, उसमें से W वर्क हो रहा है, तो Q2 विल बी हीट लॉस्ट। तो Q2 विल बी इक्वल टू, Q1 कितना है? 3.6 को मैं 36 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी 10 पावर 8 में है तो इजी होगा। माइनस 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8, इसको बाद में देखते हैं। तो Q2 विल बी इक्वल टू 10 पावर 8 कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा 36 माइनस 5.4। 36 माइनस 5.4 इज 30.6 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल ऑफ हीट। इतनी हीट जो है वो लॉस हो रही होगी, बस 15% एफिशिएंसी है तो क्या होगा? उतनी हीट लॉस होगी, ऑब्वियसली, राइट? ज्यादा हीट लॉस होगी। 36 इंटू 10 पावर 9 में से 30.6 इंटू 10 पावर 8, 36 इंटू 10 पावर 8 में से 30.6 मतलब 30 जो ऑलमोस्ट लाइक 80-85% लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली 85% लॉस हो रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज अ हीट टू अ सिस्टम एट ए रेट ऑफ 100 वाट। हीट सप्लाई कर रहा है, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा Q1, कितना होगा? 100 वाट यानी 100 जूल पर सेकेंड। सिंपल, इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, मतलब वर्क कितना हो जाएगा? 75 जूल पर सेकेंड, ऑब्वियसली। एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग? अच्छा, तो यहां पे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करना होगा। क्या है फर्स्ट लॉ? हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है। यू Q जो भी दे रहे थे हम लोग, क्या हो रहा था? W प्लस U में कन्वर्ट हो रहा था, ऑब्वियसली। तो ये कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू
75 प्लस u, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, u विल बी इक्वल टू 100 माइनस 75, दैट इज नथिंग बट 25 जूल पर सेकेंड से जो है हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहेगी। एट व्हाट रेट, इसीलिए जूल पर सेकेंड में लिखा है, ठीक है। सिंपल, हर चीज पर सेकंड में दिया हुआ है तो ये भी हमें पर सेकंड में निकलेगा। मतलब रेट का मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे इंक्रीज हो रही होगी, 25 जूल पर सेकंड से इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। चलो आगे बात करते हैं। स्टेट द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने अगर फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था कि जो टोटल हीट गिवन थी वो थोड़ा सा वर्क करती है और थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी में यूज कर लेती है। यही थी हमारी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट आप लोगों को लिख लेना है बस। नेक्स्ट, एन इंजन हैज बीन डिजाइन्ड टू वर्क बिटवीन सोर्स एंड सिंक। हाँ हमें पता है टेम्परेचर ऑफ 177 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। अगर पता ना चले कि कौन सा टेम्परेचर किसका है, तो मैंने कहा था कि सिंक का टेम्परेचर लो होता है, सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है। तो सिंपल, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज नथिंग बट T1 कितना है, 177 डिग्री सेल्सियस। तो कितने केल्विन होगा, इसको प्लस 273 कर लेंगे तो हमें आ जाएगा कितना, 450 केल्विन, ठीक है। और T2 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको प्लस 273 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें, ये आ जाएगा हमें 300 केल्विन। ओके डन। इफ द एनर्जी इनपुट पर साइकिल इज 3600 जूल, मतलब इनपुट एनर्जी Q1 कितनी है, 3600 जूल है। देन फाइंड इट्स एफिशिएंसी। सबसे पहले तो एफिशिएंसी फाइंड करनी है और वर्क डन फाइंड करना है, दोनों चीजें सिंपल। तो पहले एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद वर्क डन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है, व्हाट इज एफिशिएंसी नाउ। एफिशिएंसी इज नथिंग बट 1 माइनस T2 अपॉन T1, ऑब्वियसली हमें पता है। तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 450 अपॉन 300, ठीक है। 15 150 इंटू 3, 150 इंटू 2, तो ईटा क्या हो जाएगा भाई, 2 अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर 2 माइनस 3, राइट। तो 2 माइनस 3 विल बी हाउ मच, 1। एक मिनट T2 तो 300 है, राइट, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। T2 कितना है हमारा, 300 है। तो 300 अपॉन 450, एफिशिएंसी नेगेटिव में नहीं आ सकती इसलिए मुझे मालूम पड़ गया। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 टाइम्स। तो अगर ईटा इज इक्वल टू 3, अगर एलसीएम लूंगा तो 3 माइनस 2 विल बी 1। 1/3 इज हाउ मच, 0.3333, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में लिखूंगा तो ये कितने हो जाएगी, 33.33%। अब हमें यूज करनी है ये वाली, कब, जब वर्क निकालेंगे तब। हाँ, तो वर्क कैसे निकालेंगे सर, वर्क कुछ ऐसे निकालेंगे कि ईटा, अरे ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1। सो ईटा कितना था, 0.3333 और 33 जाएगा वो, वर्क डिवाइड बाय Q1। Q1 कितना है, Q1 3600 दिया हुआ है, 3600, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 3600 इंटू 0.3333। सो वर्क डन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 0.33 को मैं, हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, राइट, 1/3, इसको 1/3 लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। 1/3 देखो, 3 इंटू 12 टाइम्स, हाँ 1200 जूल, सिंपल। 0.33 को 1/3 लिख सकता था मैं, तो 1200 जूल ऑफ वर्क जो है वो हो रहा होगा। और कितना लॉस हो रहा होगा अगर पूछे तो 3600 माइनस 1200, दैट इज नथिंग बट हीट लॉस, ठीक है। दोनों चीजें हमारी हो गई। चलो आगे बढ़े, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डिफाइंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये आप लोग कमेंट करेंगे क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा T, यही था, हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। हाँ, तो C इज इक्वल टू 0 अपॉन m डेल्टा T, 0 बाई समथिंग इज 0, सो देयरफॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर वही आप लोगों को क्वेश्चन है फॉर
आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगी बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगी, यानी डेल्टा टी वहां पे 0 होगा तो सी हमारी क्या होगी, ये मुझे कमेंट करना है, यानी डेल्टा टी की वैल्यू 0 आएगी। आगे बढ़ते हैं। The efficiency of an ideal heat engine working between the freezing point and the boiling point of water is, फिर से करूं, क्वेश्चन नंबर 1 यही था, सिर्फ वर्ड्स चेंज, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वहां स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट था। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब 373 केल्विन। कितनी एफिशिएंसी आई थी, एफिशिएंसी वाज 26.8%, जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में, वहीं से आप लोग रेफर कर लेंगे या फिर से सॉल्व कर लेंगे। चलो, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन a confined ideal gas does 150 joule of work against its surrounding. It implies that isothermal expansion, अब उसका मतलब क्या है, देखो अब ये बोल रहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में 150 जूल ऑफ वर्क हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, इट मींस दैट, इट इंप्लाइज दैट, अब इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या पता है, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन delta t is 0, therefore delta u will also be 0, right? तो अब अगर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ही होगा, यानी डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होगा। हाँ, therefore it implies that the heat of 150 joule is supplied to the engine, to the gas, मतलब इतनी हीट सप्लाई की थी और वही हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो गई, सिंपल इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, A thermodynamical system is taken from an original state to an intermediate state by the linear process shown in the figure, कुछ इस तरह से। If its volume is then reduced to original value, मतलब पहले तो ऐसे लेके गए फिर वॉल्यूम को रिड्यूस किया है, मतलब ऐसे साइक्लिक प्रोसेस में लेके गए इसको, ओके। From E to F, हाँ, by an isobaric process calculate the total work done by the gas from D to E to F, मतलब D से E to F, ओके। चलो अब इसमें क्या होगा, what is work done, work is nothing but area under PV ग्राफ, P और V के ग्राफ के बीच का एरिया, मतलब ये is nothing but work done, so work done will be equal to half, what is base, EF, into what is height, DF, हाँ, so work done will be equal to half, base क्या है हमारा, ये 5 to 5 minus 2 into हाइट क्या है 600 minus 300, कितनी हाइट 600 minus 300, तो क्या हो जाएगी, W is equal to half, 5 minus 2 is 3, 600 minus 300 is 300, तो कितना हो जाएगा 150, 150 into 3 will be 450, तो टोटल वर्क डन कितना होगा 450 joule of work is done by the gas, 450 joule of work will be done in this cyclic process, इस cyclic process को करने में कितना वर्क लगेगा हमें 450 जूल का वर्क लगेगा, टोटल वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। गैस को कितना वर्क करेगा 450 जूल का वर्क जो है वो गैस हमारा करेगा, तभी वर्क जो है हमें पॉजिटिव आया, राइट, वर्क डन बाय द गैस, सब चीज हर एक चीज को हमें साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर T graph for a certain amount of perfect gas at two pressures P1 and P2 are as shown in the figure, ये P1 है और ये P2 है, which one is greater, P1 और P2, तो हमें पता है, we know that what PV is equal to nRT, हाँ, तो V is equal to क्या होगा nR by P into T हो जाएगा, हाँ, तो अगर इसे कंपेयर करूं मैं y is equal to mx plus c से, स्ट्राइट लाइन ग्राफ है तो स्ट्राइट लाइन का इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पे y will be equal to v, x will be equal to t, क्योंकि x एक्सिस में t है और y एक्सिस में v है, तो c 0 है, तो यहां से therefore
m यानी स्लोप इज इक्वल टू nr/p। अब nr तो कांस्टेंट है फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ परफेक्ट गैस, सर्टेन अमाउंट मतलब n भी कांस्टेंट होगा, r तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। m इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो अब यहां से दिख रहा है स्लोप किसकी ज्यादा है, ये ऐसे ये ऐसे, तो स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, तो देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेशर ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ 2। क्यों, क्योंकि स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। वो हमें यहां से इस फॉर्मूले यानी आइडियल गैस इक्वेशन से मिला कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। तो अगर जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका प्रेशर क्या होगा, कम, मतलब 2 की प्रेशर ज्यादा, 2 की स्लोप ज्यादा है तो 2 का प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। सिंपल, सिंपल। आगे बढ़े, चलो। एन आइडियल gas is compressed to half of its initial volume by means of several processes. Okay, which of the process results in the maximum work done on the gas? अच्छा देखो, अब क्या हुआ है, सिंपल। अब मान लेते हैं ये V है, हाफ ऑफ दी, दो, अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में वही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल वाला, और ये हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक वाला। अच्छा, शायद पहले लेक्चर में मैंने इसको आइसोथर्मल किया था, राइट? तो याद रखें ऊपर वाला एडियाबैटिक होगा, ठीक है? किसमें, कंप्रेशन में। एक्सपेंशन में नीचे वाला एडियाबैटिक होगा। तो मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिए, शायद मैंने बोला होगा, मुझे याद आ रहा है। तो ऊपर वाला क्या होगा हमारा एडियाबैटिक, क्योंकि इसकी स्लोप जब धीरे से डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग के टाइम, इंक्रीज होने के टाइम जल्दी इंक्रीज होगी। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोबैरिक, और आइसोकोरिक तो ये। अब वर्क सबसे ज्यादा किसमें होगा, आइसोकोरिक में, तो वर्क डन 0 होगा। हाँ, आइसोबैरिक में इतना सा वर्क होगा। देखो आइसोबैरिक में अगर मैं बात करूं तो आइसोबैरिक में हमारा हो रहा है इतना वर्क, ठीक है। अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल में तो ये हो रहा है इतना। अगर वही मैं बात करूं एडियाबैटिक में तो ये थोड़ा सा और ज्यादा हो रहा है। तो देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय एडियाबैटिक will be greater than work done by isothermal, that will be greater than work done by isobaric, and that will be greater than work done by isocoric, क्योंकि work done by isocoric क्या है, work done by isocoric is 0, तो इसीलिए इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, एडियाबैटिक। कौन से प्रोसेस में, द प्रोसेस, which process is that, एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो मिस्टेक को यहां फिर से कह रहा हूं कि इस मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिए पहले वाले लेक्चर से। नेक्स्ट, अरे फिर से यही दिया है, ये पागल हो गए क्या हमारे एडिटर। तो वही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं इधर से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए कार्नोट इंजन whose sink is at 300 केल्विन, मतलब T2 कितना है, 300 केल्विन, has an efficiency of 40%। efficiency कितनी है, 40% है। ओके, by how much should the temperature of the source be increased, मतलब T1 पहले कुछ ना कुछ है, अब उसको इंक्रीज करना पड़ेगा so as to increase the efficiency by 50%। ओके, तो इनिशियली देखो सबसे पहले क्या कहा है इसने, टेम्परेचर सोर्स का इतना दिया है और एफिशिएंसी इतनी है, तो कुछ ना कुछ, सॉरी सिंक का टेम्परेचर है, एफिशिएंसी इतनी है, सोर्स का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो यहां से निकाल लेंगे। अब सोर्स के टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि एफिशिएंसी जो सेकेंड एफिशिएंसी होगी दैट विल बी 50%। ठीक, तो सबसे पहले सोर्स का टेम्परेचर निकालते हैं। तो व्हाट विल बी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहां से T1 निकाल लेते हैं, ईटा 1। तो ईटा 1 कितना है, 40%, मतलब 40/100 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 बाई T1। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब 40/100 का होगा 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 300/T1। 300/T1 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 300/T1 विल बी इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा तो माइनस 0.4, यानी 300/T1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.4 0.6। ठीक है, तो क्या होगा, T1 कैन बी रिटन एज 300/0.6।
तो कितना हो जाएगा 300 upon 0.6 will be 550. 60 upon 6 5 30, 500 केल्विन। कितना हो जाएगा T1 will be 500 केल्विन। कब? सोर्स का टेम्परेचर जब एफिशिएंसी 40% है। अच्छा, अब देखते हैं जब एफिशिएंसी 50% होगी तब सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा। तो एफिशिएंसी 2 will be equal to 1 minus T2 upon T1 dash। ओके, तो ये कितनी है 50% यानी 0.5 is equal to 1 minus 300 upon T1 dash। तो ये माइनस ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 300 अपॉन T1 डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.5। सही है, तो 300 अपॉन T1 डैश विल बी इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से T1 डैश क्या आएगा 300 अपॉन 0.5, दैट विल बी नथिंग बट 600 केल्विन। तो मुझे टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो टेम्परेचर था 500 केल्विन, सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा 600 केल्विन बढ़ाना पड़ेगा। देयरफॉर to increase the efficiency to 50% from 40%, the source temperature should be increased by 100 Kelvin, right? So 500 से 600 करना पड़ेगा, तो increased by 100 Kelvin, that is to be increased to 600 Kelvin from 500 Kelvin। समझे? increase by 100 Kelvin मतलब 100 Kelvin से बढ़ाना है, तो 600 500 से 600 की तरफ बढ़ाना है। उसका बोलने का मतलब क्या है, increase to 600 मतलब 600 बन गया, कहां से 500 से, कितना बढ़ाया 100 बढ़ाया, मतलब 600 minus 500। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ अ कार्नट इंजन इज 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब T2 कितना है भाई 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्लस 273, दैट इज नथिंग बट 300 केल्विन। ओके, इट्स एफिशिएंसी इज 25%। देन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स मस्ट बी, सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा देखते हैं। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, T1 निकालना है राइट। तो ईटा कितना 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 इज 300 अपॉन T1, तो कितना हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन T1। इधर आएगा 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25। ठीक है, तो 300 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.25 विल बी 0.75। तो T1 क्या हो जाएगा 300 अपॉन 0.75। ठीक है, तो 0.75 को क्या लिख सकता हूं मैं, इट कैन बी रिटन एज 3/4, तो 3/4 ऊपर आ जाएगा, तो 3 1 जार 3 100 जार, तो T1 कितना हो जाएगा हमारा 400 केल्विन। कितना हो जाएगा ये 400 केल्विन। ठीक है, मतलब सोर्स का टेम्परेचर कितना होना चाहिए 400 केल्विन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ 25%। ठीक है, तो बस यही था, इजी था राइट। हाँ, अगर आप लोगों को पता होते पिछले क्वेश्चंस के, मतलब जो भी पढ़ा था हम लोगों ने, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, हीट इंजन, एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन के बारे में, तो आप लोग इजीली ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स आपका। बाय बाय।